Again, welcome back to Let's Crack JN. Myself करुण मिश्रा एंड बचे हुए टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो काफ़ी लेट आ रही है वाली, तो ऑनेस्टली मैं बताता हूँ सीन क्या है। वीडियो पे इतनी रीच बढ़ नहीं रही है, 10 व्यू, 15 व्यू, 20 व्यू, तो इतने मेहनत से जो कंटेंट बनाना होता है ना, फिर वो बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। रील्स वगैरह इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत लाइक्स एंड व्यूज़ बढ़ते जाते हैं। दुनिया में यही सब लोगों को पसंद है, पढ़ाई किसी को पसंद नहीं है। और फिर इन्हीं जैसे लोग सरकार को गालियाँ देते हैं कि रोज़गार नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो तबीयत वगैरह मेरी ठीक थी। बेसिकली सबसे बड़ा रीज़न यही है मेरे वीडियो ना डालने का, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं लोग। तो मैं क्यों इतने मेहनत से कंटेंट दूँ ला के, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना। मैं क्यों इतनी मेहनत से कंटेंट लाऊं जब इस कंटेंट की किसी को कदर ही नहीं है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो जब तक लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर पढ़ाने वाला भी क्या करेगा भाई। हम खाली तो बैठे नहीं हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सब्जेक्ट ख़त्म कराएंगे, लेकिन 10-12 जब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है तो क्यों मैं पढ़ाऊँ। फिर मैं अपने मन मर्जी से ही डाल रहा हूँ। देखना हो देखना, नहीं देखना हो तो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं करता हूँ आगे स्टार्ट। तो देखो यार, मन उतर जाता है ऐसे, समझ रहे हो। जो पोटेंशियल से आदमी पढ़ाता है, आप लोग के लिए नई नई चीज़ें लेके आता है, लॉजिक लेके आता है, मुंह यहाँ फालतू का नहीं आदमी फाड़ता है। समझ रहे हो आप लोग। कुछ दे रहे हैं कंटेंट आप लोग को, तो प्लीज़ उसकी कदर करो। ना आपसे पैसा लिया जा रहा है, ना कुछ लिया जा रहा है। अरे कम से कम देखो, सीखो इस चीज़ को। सब्सक्राइब करो चैनल। एजुकेशन चीज़ें से जुड़ो, जहाँ आप लोग को नॉलेज मिलता है वहाँ पर टाइम दिया करो आप लोग। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर क्वालिटी देने का मन ही नहीं करेगा। मन करेगा यार पढ़ा दो, ऐसे ही ख़त्म करो इन लोगों को। ठीक है, तो रखते हैं सब बात साइड में भाई। चलो तो हम अपना अगला कंटेंट लाते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। ठीक है, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन हमने ख़त्म कर लिया था। जियोलॉजिकल था, फिज़िकल था एंड केमिकल था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टेस्ट ऑफ स्टोन्स। ठीक है, ये हमें क्यों पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमको ये क्यों पढ़ना है। एज अ सिविल इंजीनियर आप खुद सोचो, आप कहीं कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या आप कहीं के साइट इंचार्ज हो, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में मान लो स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है ना कि वो स्टोन कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है, फ्रॉस्ट के प्रति, वेदर के प्रति कैसा है वो। ठीक है, और आप कह सकते हो कि वो कितना टफ़ है, कितने लोड वो झेल सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। तो यही सब चीज़ें हम निकालने के लिए, यही चीज़ें हम पता करने के लिए हम स्टोन्स का कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम ये पता करते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड का है, वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने लायक है या नहीं है। समझ रहे हो आप लोग। तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं एसिड टेस्ट। ठीक है, हेडिंग बना लो आप लोग, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात है एसिड टेस्ट क्या होता है। तो एसिड टेस्ट जनरली हम स्टोन की वेदरिंग को चेक करने के लिए करते हैं कि वो कितना वेदरिंग रेजिस्टेंट है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के चेंजेस को वो स्टोन कितना रजिस्ट कर सकता है, यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं एसिड टेस्ट के अंतर्गत पता करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ पत्थर जो होते हैं या कुछ स्टोन होते हैं वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। तो कई सारी जो गैसेस होती है ना एटमॉस्फेयर में, वो उनके कांटेक्ट में होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके कारण उनमें कितने चेंजेस आ रहे हैं या उस पत्थर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप खुद सोचो, हम कंस्ट्रक्शन में ऐसा पत्थर यूज़ करेंगे जिस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो क्रश कर जा रहा है वेदरिंग इफेक्ट से, तो वो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं होगा।
वो जनरली डैमेज करेगा हमारे स्ट्रक्चर को। तो ये सब चीज़ें हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में आप लोग बेसिकली अभी लिखो कुछ मत, मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। तो पहले आप ये चीज़ जान लो टेस्ट होता कैसे है, ठीक है। इस टेस्ट में जनरली हम एक सैंपल कंसिडर करते हैं स्टोन का, ठीक है, 50 से 100 ग्राम का, ठीक है। उसके बाद हम उस सैंपल को HCl के सॉल्यूशन में हम डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपका ये HCl भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है, HCl। इसमें हमने क्या किया, एक 50 से 100 ग्राम का सैंपल डुबो दिया, ठीक है। आप लोग ये स्टोन सैंपल है, ठीक है। इसको हमने HCl सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी स्ट्रेंथ 1% है। आप लोग कहोगे 1% मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 1% स्ट्रेंथ मतलब कि टोटल सॉल्यूशन में 1% HCl है एंड 99% आपका वाटर है, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब। तो हमने स्टोन सैंपल को इसमें डाल दिया और हम क्या करते हैं, 7 डेज़ के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम जब तक ये 7 दिन बीत रहे होते हैं, यानी इन 7 दिनों के बीच में हम क्या करेंगे, इस एसिड को स्टिर करते रहेंगे। मतलब आप लोग को इसको मोशन में रखना है, यानी इसको सस्पेंशन में रखना है। जैसे एसिड है, इसको आप चम्मच से घुमा रहे हो, उसमें मिक्स करते जा रहे हो, ठीक है। एक सूटेबल इंटरवल पे आप, जैसे हर एक दिन आप एसिड को स्टिर कर रहे हो, फिर अगले दिन स्टिर कर रहे हो, यानी इन 7 दिन तक आपको ये करना है, ठीक है। फिर 7 दिन के बाद आपको यही रॉक सैंपल को निकालना है और इसे ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 7वें दिन के बाद रॉक सैंपल हम निकालेंगे, उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे। तो अब क्या ऑब्ज़र्व करना है, तो सुनो ध्यान से। अगर हम कोई उस रॉक के सरफेस पे छोटे छोटे पाउडर जैसे कण मिलते हैं, ठीक है, या उस रॉक के जो एजेस हैं, जो साइड्स हैं, वो हमको थोड़े थोड़े टूटे हुए मिलते हैं, तो ये हमको क्या बताएगा कि स्टोन के अंदर या रॉक के अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और जो स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वेदरिंग रेजिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा पुअर स्टोन कहलाएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जिस स्टोन के अंदर आया आपका, वो वेदरिंग रेजिस्टेंट स्टोन नहीं है, उस पर वेदरिंग का बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। बहुत पुअर वेदरिंग रेजिस्टेंट होता है उनका। इसीलिए आप लोग को पता होना चाहिए, मैं आपको नोट लिखवा दूंगा, कि ये जो स्पेसिफिक टेस्ट है ना आपका एसिड टेस्ट, ये हम लाइमस्टोन के ऊपर कंडक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो जैसे ही हम एसिड के HCl के कांटेक्ट में लाएंगे वो तुरंत डिसइंटीग्रेट कर जाएगा या चूर चूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट किस पे करते हैं, तो ये टेस्ट जनरली सैंडस्टोन के ऊपर किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सैंडस्टोन जो है ना आपका मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंट स्टोन होता है। समझ रहे हो बात को? मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंट आपका सैंडस्टोन होता है और मोस्ट फायर रेजिस्टेंट आपका लाइमस्टोन होता है, ठीक है। तो चलो इन बातों को लिख लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने आप लोग को पहले लिखवा दिया था कि जो मोस्ट फायर रेजिस्टेंट होता है ना वो आपका लाइमस्टोन होता है एंड मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंट आपका सैंडस्टोन होता है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये नोट आप लोग के लिए लिख दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। एसिड टेस्ट टू चेक द वेदरिंग रेजिस्टेंट, रॉक सैंपल ऑफ 50 to 100 grams taken, then immersed in a HCl of strength 1% and left for 7 days. Okay, during 7 days of observation acid is stirred at suitable interval, कि आप लोग को एक एक दिन पे एसिड को स्टेयर करना है, उसमें अंदर चम्मच से आपको उसको रोटेट करना है। आफ्टर 7 डेज रॉक सैंपल को आपको निकालना है, देन ऑब्जर्व करना है कि अगर उस पर पाउडर पाया गया, और अगर उस रॉक की एज जो है, साइड्स जो है वो टूटे पाए गए, तो इसका मतलब कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है एंड उन स्टोन्स में पुअर वेदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। और ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि ये टेस्ट सैंडस्टोन के लिए यूज़फुल होता है एंड नॉट यूज फॉर लाइमस्टोन, ये हाईलाइट कर लेना पॉइंट, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए एसिड टेस्ट। अब सेकेंड टेस्ट की हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा एट्रीशन टेस्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं एट्रीशन टेस्ट।
ठीक है। एक हमारा होता है एब्रेशन, एक होता है एट्रीशन, ठीक है। तो एट्रीशन टेस्ट बेसिकली क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है, पहले तो आप ये जानो कि एट्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एट्रीशन का मतलब होता है कि जब एग्रीगेट्स या स्टोन, ठीक है, एक दूसरे में रगड़ खा के डैमेज होते हैं, उनको बोलते हैं एट्रीशन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जब दो स्टोन, मान लो स्टोन 1 एंड स्टोन 2, ये आपस में रगड़ खा के, आपस में इनका कांटेक्ट हो गया और ये आपस में ही लड़ झगड़ के ये डैमेज हो गए, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे एट्रीशन, ठीक है। और अगर दो स्टोन, सॉरी, अगर जैसे ये तो आपका एट्रीशन हो गया, और अगर कोई स्टोन किसी एक्सटर्नल बॉडी के इफेक्ट में आके डैमेज होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस क्या है? तो एट्रीशन आपको समझ में आया कि व्हेन एग्रीगेट या स्टोन्स डिसइंटीग्रेट और डैमेज विथ सेकेंड एग्रीगेट, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एट्रीशन। यानी सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के बीच में जब रबिंग होता है या दोनों के सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के बीच में जब कांटेक्ट होता है तो उसके कारण जो डैमेज होता है वो एट्रीशन कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एट्रीशन टेस्ट क्यों किया जाता है। टू फाइंड द परसेंटेज वियर ऑफ स्टोन्स, मतलब इससे हम पता करते हैं कि स्टोन्स के अंदर बेसिकली कितना डैमेज हो रहा है या उनके अंदर कितना बेसिकली कितना परसेंट उसमें उनकी स्ट्रेंथ में या उसके सरफेस में कमी आ रही है, उसके सरफेस कितना परसेंट झड़ गए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू फाइंड परसेंटेज वियर ऑफ स्टोन्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि एट्रीशन का मतलब क्या होता है। एट्रीशन इक्वल टू डैमेज कॉज्ड बाय रबिंग बिटवीन टू सब्सटेंस, टू सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब आप पूछोगे कि वेट, तो ये सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस के बीच में डैमेज होता है वो तो ठीक है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा कौन सा वर्क है जहाँ पर ये यूज़ होता है? तो ये जनरली होता है हमारा रोड कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एट्रीशन टेस्ट जो है, दिस टेस्ट इज़ जनरली कंडक्टेड फॉर स्टोन्स यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। इसीलिए आप देखना हाईवे में जब आप लोग पढ़ोगे ना तो एट्रीशन टेस्ट भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जनरली रोड में, अच्छा आप ये सोचो कि रोड में कैसे हो रहा है, आपको पता है जैसे ये रोड है कोई, ये एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी हैवी लोडिंग आएगी जब, या मान लो कोई ट्रक या बस चल रही है, तो यही जो इसके नीचे एग्रीगेट्स होंगे ये आपस में रब करेंगे, ये आपस में ही रगड़ खाएंगे और ये डैमेज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमको ऐसे एग्रीगेट यूज़ करने हैं जिनका परसेंटेज वियर बहुत कम हो, यानी वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, इतने हार्ड होने चाहिए अपने आप में कि वो अपने आप में ही एक दूसरे में रगड़ खा के वो डैमेज ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये टेस्ट जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। पहले इसके बारे में आप लोग कुछ लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ ये होता कैसे। और यहाँ पर एक ये इतना आप लोग लिख लो, एक पॉइंट और मैं आप लोग को दे देता हूँ, लिख लो यहाँ पे, सॉरी, इफ़ परसेंटेज वियर इज़ लेस, अगर परसेंटेज जैसे टेस्ट के बाद जो परसेंटेज वियर अगर आपका लेस हो यानी कम आता है, तो इसका मतलब होता है स्टोन इज़ बेस्ट फॉर रेजिस्टिंग लोड, यानी वो लोड को रजिस्ट करने में सक्षम है। समझ गए ना लोड की क्या बात कर रहा हूँ मैं? जैसे रोड है, रोड के ऊपर कोई ट्रक आ गया, ट्रॉली आ गया, उसके कारण जो लोड नीचे आ रहा है तो वो एग्रीगेट्स जब आपस में उस लोड के कारण टकराएंगे तो वो वियर ना करें या वो आपस में ही डैमेज ना हो जाए। समझ गए ना बात? तो अब चलो समझते हैं टेस्ट होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, दिस टेस्ट इज़
कंडक्टेड बाय डबल एट्रिशन मशीन। ये ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत बार पूछा है, डबल एट्रिशन मशीन। ठीक है, ये मेन पॉइंट है आप लोग का। देखो यार, मेहनत से जब आदमी कंटेंट लाता है तो प्लीज़ आप लोग उसकी कदर किया करो, ठीक है। और मेहनत लगती है सब चीज़ें बनाने में। तो देखो ये होता कैसे आप लोग का, ठीक है, मशीन कैसे होती है ये देखो एक साइड आप लोग की ना, सॉरी यहाँ पर देखो एक साइड आपकी मोटर लगी होती है, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। एक पिलर यहाँ पे होता है, ये मान लो आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर एक रोटर लगा होता है, कुछ ऐसा आपका, ठीक है, कुछ ऐसा आप लोग का रोटर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक, ये तो आपकी क्या है, मोटर है, और ये आपका एक कॉलम रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे कुछ, समझ रहे हो बात को। और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि यहाँ पर 2 आ जाए आप लोग का, ठीक है। अरे सॉरी, समझना ध्यान से बात को। ये ड्रम्स होते हैं यहाँ पे आपके, ठीक है। ठीक है ना, इनका जो डायमेंशन होता है 340 mm होता है, आई मीन 34 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है, एंड 200 mm इनकी डेप्थ होती है। ये आपका डबल एट्रिशन मशीन है, और इनका जो इंक्लिनेशन होता है आपका वो 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग बना लेना अपने समझने के लिए। और ये हमारा रोटर होता है जिसके अबाउट ये घूमते हैं। अब देखो सीन क्या होता है, समझना ध्यान से। ये जो आपके ड्रम्स लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर साइड में कवरिंग होती है ताकि स्टोन्स जो है टेस्ट के दौरान बाहर ना निकल जाए। अब देखो ये जो मशीन है ना, ये दोनों काम करती है, हमारा एट्रिशन टेस्ट भी करती है और एब्रेशन टेस्ट भी करती है, ठीक है। एट्रिशन टेस्ट कब होगा, समझना ध्यान से, जब इन ड्रम्स के अंदर सिर्फ एग्रीगेट्स या फिर स्टोन्स डाले जाएंगे तो एट्रिशन टेस्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मोटर घूमेगी ना, और ये जब ड्रम्स घूमेंगे तो इनके अंदर क्या है, ओनली स्टोन्स है, ठीक है। तो वो आपस में रब करेंगे तो टेस्ट क्या मिल रहा है हमको, एट्रिशन टेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर इन ड्रम्स में हम एग्रीगेट्स भी कहो या स्टोन्स भी कहो, ठीक है, स्टोन्स कहते हैं चलो, इन ड्रम्स में हम स्टोन के साथ साथ अगर स्टील बॉल्स भी डालते हैं तो जो हमको टेस्ट मिलेगा वो एब्रेशन टेस्ट मिलेगा। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, जब सेम पार्टिकल्स या सेम सब्सटेंस के बीच में रबिंग हो रही है तो एट्रिशन होता है, और जब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में रबिंग होगा तो आपका एब्रेशन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये टेस्ट हमारा, ये जो मशीन है ये इससे हम दोनों टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना कि हम इसमें सिर्फ स्टोन्स डाल रहे हैं ताकि हमको एट्रिशन टेस्ट करना है। अब बात करते हैं सैंपल। तो अब नोट करो, सैंपल इसमें होता है, या आप नोट करते चलो, अलग से मैं नहीं बताऊंगा। सैंपल होता है 60 mm साइज के, और उनका वेट जो होना चाहिए 5 kg होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। ये आपका सैंपल है, 60 mm साइज होना चाहिए, वेट 5 kg। तो मान लेते हैं कि ये जो वेट है 5 kg का, इसको हम वेट 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से बात को सुनना। एग्रीगेट्स या स्टोन्स, इनको हम ड्रम के अंदर रखेंगे और 5 घंटे तक हमें इन ड्रम्स को रोटेट करना है, ठीक है, एट द रेट 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। 5 घंटे तक हमको रोटेट करना है 30 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से, उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद 5 घंटे के बाद उन कंटेनर से हमको सैंपल्स कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, लिखो चलो। एग्रीगेट्स, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाओ, ठीक है। प्लेस्ड इनसाइड ड्रम्स एंड रोटेट्स टिल 5 hours at the rate 30 revolution per minute about its horizontal axis 30 degree
टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आफ्टर 5 आवर्स सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम कंटेनर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो सैंपल हमको मिला है ना, हमको इसको क्या करना है, 1.5 mm की सीव से हमें इसे पास करा देना है। मान लो ये आपके पास छलनी है, ठीक है, ये आपके पास 1.5 mm की सीव है, इससे हमको क्या करना है, एग्रीगेट्स पास करा देना है, ठीक है, जो भी हमारे पास सैंपल होगा। तो अब समझो, जैसे ही हम इसको पास कराएंगे, अगर 1.5 mm से कम के पार्टिकल्स इससे पास करते हैं, ठीक है, समझो ध्यान से मैं जो कहना चाह रहा हूँ, समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, कि जैसे 1.5 mm के ऊपर से जब हम पास कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ पार्टिकल्स इससे पास करेंगे, कुछ रिटेन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल रिटेन करेंगे वो 1.5 mm साइज से ज़्यादा होंगे ना। तो इसको भी लिख लेते हैं, चलो। अ सीव ऑफ ओपनिंग 1.5 mm is used, sieving done, and greater than 1.5 mm particles will retain, समझ रहे हो ना, वो उस पे रह जाएंगे। let W2 weight, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, जितने पार्टिकल उसके ऊपर रह गए उनका वेट हमने मान लिया W2। इसको आप अपने भाषा में लिख लेना, ठीक है। अब बात आती है परसेंटेज वियर। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज वियर पता कर लेंगे। तो W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100। W1 क्या था हमारा, टोटल सैंपल 5 किलो का जो था, ठीक है। उसके बाद जितना सीव पे रिटर्न हुआ, जितना पार्टिकल या जितना सैंपल, उसका वेट W2 और परसेंटेज वियर हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं लॉस इन वेट, जितना वेट में लॉस हुआ अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100। अब इसके रिलेटेड आप लोग एक टेबल बना लो, ठीक है। एक टेबल हम इससे तैयार कर लेते हैं, परसेंटेज वियर एंड क्वालिटी, ठीक है। तो अगर परसेंटेज वियर 3% से ज़्यादा है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। इक्वल टू 3% टॉलरेबल, मतलब चल सकता है आपका कुछ कामों में। लेस देन 3% इज़ द वेरी गुड स्टोन, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेना, जो रिज़ल्ट आएगा इससे हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया एट्रीशन टेस्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि हमारा क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है क्रशिंग, यानी हम क्या चेक कर रहे हैं, स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कि स्टोन, और यही हमारा जो होता है ना मेन होता है, यही हमारा चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो मैं जितना डाटा आप लोग को दे रहा हूँ ना, सारा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछ सकता है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट रहे, कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो क्रशिंग टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, सैंपल के तौर पे एक क्यूब लेते हैं जिसका साइज होता है ना 40 mm ईच होता है, मतलब 40 mm ईच, यानी LBH इक्वल टू 40 mm। इसके हम क्या करते हैं, 3 स्पेसिमेन बनाते हैं, ठीक है, मतलब 3 सैंपल बनाते हैं। अब देखो बेसिकली आप कहोगे एक क्यूब क्या है, क्यूब का मतलब है कि एक स्टोन है, ठीक है। एक स्टोन जो सैंपल है, उस स्टोन सैंपल का हमने क्यूब के फॉर्म में उसको बनाया, जो कि 40 mm डायमेंशन का है। अब देखो टेस्टिंग से पहले हम क्या करेंगे ना, बिफोर टेस्टिंग हम इन क्यूब्स को पानी में डाल देंगे, ठीक है, 72 घंटों के लिए। अब रीज़न क्या है, आप पूछोगे भाई कि हम पानी में क्यों डालें 72 घंटे के लिए। तो देखो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जो है ना, आप खुद बताओ, अगर कोई चीज़ को अगर आप उसके वीकेस्ट कंडीशन में टेस्ट कर रहे हो, या
किसी भी चीज़ को आप उसके वीकेस्ट जोन में या वीकेस्ट कंडीशन में उसको अगर आपने सेव करा दिया तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल कंडीशन में आपका बेस्ट रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में भी सेफ रहेगा। तो 72 घंटे तक स्टोन को डुबाने का रीज़न ये है ना कि हम स्टोन की जो स्ट्रेंथ है ना या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो हम वीकेस्ट कंडीशन में जांच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उसको वीकेस्ट कंडीशन में हम चेक करें, बहुत नाजुक कंडीशन में, कि भैया अगर वो वहाँ पर सेफ़ हो गया तो नॉर्मल कंडीशन में हमें अपने आप वो सेफ़ मिलेगा। समझ गए हमने क्यों डाला 72 घंटे के लिए। अब एपरेटस मशीन इसकी होती है यूटीएम, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। समझ गए बात को। अब देखो जो यूटीएम मशीन होती है ना, इसमें हम स्टोन क्यूब को डायरेक्ट प्लेस नहीं करते हैं, समझ रहे हो। इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते हैं इसके। हम क्या करते हैं कि कोई एक सरफेस लेते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी हो सकता है या 5 mm का प्लाईवुड हो सकता है, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम अपनी मशीन को रखते हैं, ठीक है। जैसे आप समझो, ये आपका डायग्राम दे देता हूँ मैं आपको, ये कुछ ऐसा, और ये आपका यूटीएम है, ये आपका यूटीएम हो गया। और इसके नीचे हम क्या करते हैं, बियरिंग सरफेस रखते हैं 5 mm की। अब या तो वो प्लाईवुड हो सकता है या पीओपी हो सकता है, कुछ भी ले लो। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने स्टोन सैंपल को रखते हैं। ये हमारा हो गया सैंपल, ये डायग्राम आप लोग बना लेना, ठीक है। ये सैंपल हो गया और ये हमारा पिलर हो गया जिस पे हमने इसको रखा है। समझ गए। हमने पहले स्टोन सैंपल के ऊपर हमने 5 mm थिक प्लाईवुड लिया, या इसको हम पीओपी भी ले सकते हैं, उसके ऊपर हमने मशीन को रखा। अब इस मशीन के द्वारा इस पे जो रेट ऑफ लोडिंग लगती है, लोडिंग या वेट अप्लाई करने का इसका जो दर होता है वो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हम लगाते हैं। ये आप लिख लो 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। इस हिसाब से इस पर हम लोडिंग लगाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर ये सैंपल फेल कर जाएगा, ठीक है। तो जिस भी टाइम पे या जिस भी लोड पे या मतलब जिस लोड पे वो सैंपल फेल कर रहा होगा वो रीडिंग आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और वही हमको बताएगा मैक्सिमम लोड ऑफ फेलियर। आप कहोगे यार मैक्सिमम लोड ऑफ फेलियर कैसे भाई? तो मैक्सिमम लोड ऑफ फेलियर का मतलब है कि आपने जो स्टोन सैंपल यूज़ किया था ना, वो भीगा हुआ स्टोन सैंपल यूज़ किया था, वो 72 घंटे डूबा हुआ था, यानी वो वीकेस्ट कंडीशन में था। तो वीकेस्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि उस पर जो लोडिंग आ रही है अब उसके लिए तो मैक्सिमम हो गया है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं मैक्सिमम लोड ऑफ फेलियर वो हमारा होगा जिस भी पॉइंट पे वो फेल करेगा। तो एक क्राइटेरिया दिया है आईएस कोड के द्वारा कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन है वो मिनिमम 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा तो उसकी स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि गुड बिल्डिंग स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ये है। आप कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? तो ये है आपका लोड बियरिंग एरिया, कि मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है सरफेस एरिया का, तो इस पर वो 1000 kg का लोड बियर कर लेना चाहिए बिना फेल किए, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। जो मैंने समझाया उसको आप अपने लैंग्वेज में नोट कर लेना, क्योंकि मैं नोट करवाने बैठूंगा टाइम बढ़ेगा फालतू में वीडियो का, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा कुछ बाहर कंटेंट आपका जाएगा नहीं। कुछ नोट पॉइंट दे देता हूँ आप लोग को। कुछ इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है, जिनका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, तो नोट डाल के लिख लो इग्नियस रॉक्स ऑफ हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ। ज़्यादा इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जितना दे रहा हूँ उसी के अंदर से पूछेगा यार। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इग्नियस रॉक होता है ट्रैप, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 3300 से 3800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पे आपका आता है बसाल्ट। ये दोनों आपके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, याद है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 1500 से 1900 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड आपका हो गया ग्रेनाइट, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसका 700 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है।
और मेटामॉर्फिक के कुछ एग्जांपल लिखिए। तो इग्नियस रॉक हो गए, स्टार पॉइंट बना के लिख लो मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक में आपका एक जिनीस है जो ग्रेनाइट का आपका मेटामॉर्फिज्म का फॉर्म है। ये 22 to 2300 या 2400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड स्लेट, ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, 750 to 1250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लो यार, क्योंकि इन्हीं में से आएगा। जो ज़्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अंड बंड क्या करोगे, 10-12 ठो रॉक का नाम याद करिए, मेन जो लिखवा दें। अच्छा देखो, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक होते हैं, आप लोग को भी पता है, क्योंकि भाई ये मोल्टन मैग्मा का फॉर्म होता है इग्नियस, ठीक है। और मेटामॉर्फिक आपका वेरियस टेम्परेचर प्रेशर पे बताया था ना, 100 to 200 किलो पास्कल प्रेशर पे एंड 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आपका बनता है, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो इसका मतलब वीकेस्ट क्या है, सेडिमेंट्री है। अब आप पूछोगे क्यों भाई, तो रीज़न क्या है कि ये लेयर्ड फॉर्म में होते हैं ना, और लेयर्ड फॉर्म में इनको क्रश करना बहुत आसान होता है। इनको आप इजीली 2 पार्ट में तोड़ सकते हो एक लेयर के थ्रू, ठीक है। तो जनरली आप कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दे रहा हूँ जिनकी लो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ये आप याद रखना, नोट कर लो, नोट करना हो तो। शेल 2 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लैटेराइट 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइमस्टोन 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सैंडस्टोन 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मैं इतना रफली पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहा होगा, एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। आप एक काम करो, एक ही चैप्टर पढ़ के देखो। अभी स्टोन्स ख़त्म होने वाला है, टेस्ट पढ़ा दूंगा, स्टोन ख़त्म हो जाएगा। अब एक ही चैप्टर पढ़ के देखो और आप इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स उठा लेना, ठीक है, मेंस उठा लेना, और गारंटी है कि 80% से ऊपर ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 80 भी मैं कम बोल रहा हूँ, 90%, ये चैलेंज है मेरा। 90% क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे। जिस आप लोगों को लग रहा होगा कि आप छोटा छोटा पढ़ा रहा है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको, वो जो लॉजिक दे रहा हूँ ना, उससे 4-5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे उसी तरह के। तो सिर्फ सुनते रहो बातों को, और जैसे लिखवा रहा हूँ लिखते जाओ, क्योंकि रंग बिरंगा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी ऐसे ही बनाता था, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट आप लोग के हो गए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब कल हम लोग पढ़ेंगे, कल नहीं कह सकता मैं, अगली वीडियो में कहूँगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट, फिर हार्डनेस टेस्ट हम लोग करेंगे, फिर हम इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे, देन माइक्रोस्कोपिक, स्मिथ टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ठीक है। कुछ ये मेन टेस्ट हम लोग करेंगे। फिर हम थोड़ी कुछ गुड क्वालिटीज़ ऑफ स्टोन देखेंगे, ठीक है, जो हमको चाहिए होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे एंड देन हमारा ये जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना ना, क्वेश्चन ESC का, SSC JEE का, वेरियस AE जहाँ के उठाने हैं भाई, आप लोग खुद देख लेना आपसे कितना % क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड प्लीज़ बी ऑनेस्ट इन द कमेंट्स, रियली आप लोग बताना कि कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। एंड मैंने तो बता ही दिया, 90% ऑफ द मोर क्वेश्चन ही आपके बनेंगे, इट्स माई गारंटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो भाई, पढ़ाई करो, और प्लीज़ अभी भी कह रहा हूँ अंड बंड चीज़ें देखना बंद करो। काम की जो चीज़ें हैं ना, जो आपके नॉलेज को इन्हांस करेगी, जो आगे काम देगा, वो चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट किया करो। ये रील्स वील्स देखने से, अंड बंड देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।